गुड इवनिंग एवरीवन। सो गाइस, आज हमारा जो सेकंड पार्ट है जीएलडी बुक का रीडिंग और एक्सप्लेनेशन, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट हैं प्रेजेंट टाइम पे वो हमसे कनेक्टेड हो चुके हैं, तो एक बार वो चैट बॉक्स में राइट डाउन कर दें कि टोटली जो वॉइस है वो ऑडिएबल है। उसके बाद हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। जस्ट फ्यू मिनट हम लोग वेट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। यस, सो गुड इवनिंग। आई थिंक अभी तक 4 स्टूडेंट ही हम लोगों से कनेक्टेड हुए हैं, तो हम लोग फ्यू सेकंड वेट करते हैं। जैसा कि आज कल हमारा जो टेस्ट शेड्यूल है एट 6 PM पे, तो उसमें हम लोग एडॉप्शन और डिफ्यूजन के 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि मॉडरेट से टफ लेवल पे हैं। सो ऑलरेडी मैंने रिकमेंडेशन दे दिया है कौन कौन सी बुक से आपको पढ़ना है। और आज मैंने फार्म मैनेजमेंट का भी एक लेक्चर डाला यूट्यूब पे, जिसमें हम लोग फार्म मैनेजमेंट की डिफिनेशन और इम्पोर्टेंट स्कोप उसका कवर किए। कल वाले सेशन में हम लोग रिस्क और अनसर्टेनिटी यूट्यूब पे कवर करेंगे। और क्लासेस मैंने शेड्यूल कर दिया जो एक्सटेंशन की होने वाली हैं। जस्ट लाइक हमारा संडे को होगा, जिसमें हम लोग हैंड रिटन नोट से रिवीजन करेंगे। और उसके बाद जो हमारा मंडे को शेड्यूल है, उसमें हम लोग श्रुति ये जीएलडी बुक का रीडिंग और एक्सप्लेनेशन थर्सडे को। उसके बाद हम फिर जीएलडी बुक का रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करेंगे। वीक में 3 क्लासेस होंगी और हम लोग 3 टेस्ट भी शेड्यूल करेंगे। टेस्ट का भी मैं शेड्यूल 1 या 2 दिन में उसमें कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, जिनको जो भी कनेक्टेड हुए हैं हम लोग सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग। ऑलरेडी कल हम लोगों ने की जो एलिमेंट थे उसको कवर कर लिए थे। आज वाले सेशन में हम लोग कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट के, उनको देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो कॉन्सेप्ट जो है वो एज ए समरी होता है आइडिया का, विच इज जनरलाइज फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टेंसेस, जो कि एक पर्टिकुलर एक्ट की तरफ या इंटेंस की तरफ जाता है। देयर हैव बीन चेंज इन कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ओवर टाइम। तो कॉन्सेप्ट जो है अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है। अकॉर्डिंग टू डूबे 1994, तो डूबे ने इसको क्या डिफिनेशन डिफाइन किया था, इन द फर्स्ट फेज। इसके कितने फेज हुए ओवरऑल जो डेवलपमेंट के फेज हुए, वो 4 फेज हुए। फर्स्ट फेज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डील किया गया, सेकंड फेज में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डील किया गया, थर्ड फेज में एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को कवर किया गया, फोर्थ में नॉलेज को। तो हम लोग एक एक फेज का देखते हैं। फर्स्ट फेज क्या है, डेवलपमेंट इसेंशियली मीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्फेसिस वाज एक्सक्लूसिवली ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ पे एम्फेसिस किया गया। द बेसिक आइडिया वाज टू इंश्योर कैपिटल फॉर्मेशन एंड राइज आउटपुट बाय प्रोवाइडिंग द डिजायर्ड इनपुट। तो डिजायर्ड इनपुट प्रोवाइड करा के जो कैपिटल फॉर्मेशन या वेल्थ को इंक्रीज करना। इट वाज प्रिज्यूम्ड दैट द ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ ग्रोथ वुड लीड टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट। और प्रिज्यूम्ड करना है कि जो डाउन अर्थ पे है या ग्रास रूट लेवल पे है, उसको हम किस वे में, बेटर वे में इनपुट को सप्लाई करें और उनके इकोनॉमिक लेवल को या उनके जो आउटपुट है उनको इंक्रीज करें, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। सेकंड फेज क्या हुआ, सेकंड फेज में इट वाज फेल्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज आर हिंडर्ड बाय इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हैं वो टेक्नोलॉजिकल चेंज के द्वारा इंस्टीट्यूशन उस पर फैक्टर आता है। मीन्स जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेक्नोलॉजिकल चेंज के और इंस्टीट्यूशनल चेंज के, ये फैक्टर होते हैं। थस मॉडिफिकेशन इन द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी एंड अल्टरनेशन इन एटीट्यूड। इस वजह से जो सोसाइटी के इंस्टीट्यूट थे उनके वर्क में, फ्रेमवर्क में चेंजेस किया गया। एंड एटीट्यूड वैल्यूज आर कंटेम्पलेटेड, और एटीट्यूड और जो उनके वैल्यूज थे उनमें चेंज लाया गया टू फैसिलिटेट एंड एसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, सेटिंग ऑफ रूरल बैंक्स एंड एम्फेसिस ऑन रेडियो एंड टेलीविजन वेयर सच अटेम्प्ट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो सेकंड फेज हुआ, इसमें हमारे जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुए, 19 बैंक जो नेशनलाइज हुए थे वो 1969 में 19 जुलाई को हुए थे। फिर सेकंड फेज आया 1980 में नेशनलाइजेशन बैंक का किया गया। और रूरल बैंक का 2 अक्टूबर 1975 में आरआरबी का रीजनल रूरल बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो सेकंड फेज में ये सब एक्टिविटीज की गई। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सेंटर डेवलपमेंट इमर्ज इन थर्ड फेज। तो एचआरडी जो आया वो थर्ड फेज में आया। इट इज कॉल्ड फॉर ग्रेटर एक्सेस फॉर द कॉमन पीपल टू प्लानिंग प्रोसेस स्ट्रेटजी गियर टू मीट बेसिक नीड्स।
ह्यूमन रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन थ्रू पंचायती राज मे बी मेंशन देयर हैज एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। तो थर्ड फेज जो आया इसमें ह्यूमन एचआरडी से जो भी रिलेटेड थे, जैसे हमारा पंचायती राज बॉडी का इसमें फॉर्मुलेशन हुआ, ये थर्ड फेज में हुआ। देन फोर्थ, उसके बाद क्या हुआ, फिर मेलकोट एक साइंटिस्ट है, उन्होंने जो एम्फसाइज किया डेवलपमेंट पे, वो क्या थे, ऑलरेडी मैंने देखे नोट कर रखा है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना अपने नोटबुक में, कि डेवलपमेंट के कितने फेज हुए, वो टोटल 4 फेज हुए। फर्स्ट और सेकंड में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एम्फेसिस किया गया, थर्ड में एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को एम्फेसिस किया, फोर्थ में नॉलेज और कंपटीशन को किया गया। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितने फेज में किया गया, तो फोर्थ फेज में किया गया, मतलब टोटल 4 फेज हुए। फर्स्ट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सेकंड में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थर्ड में एचआरडी और फोर्थ में नॉलेज एंड कंपटीशन। अगर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा तो यही किया जाएगा। नेक्स्ट, इक्विटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अदर बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एट ग्रास रूट लेवल, इंडिपेंडेंस ऑफ लोकल कम्युनिटी एंड नेशन टू टेलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू देयर ओन ऑब्जेक्टिव। तो ये मेलकॉट ने 1991 में इस पे एम्फेसाइज किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड लाइबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। तो एलपीजी जो मॉडल था, लाइबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड जो ग्लोबलाइजेशन मॉडल आया था 1991 में आया था, उसमें हमारे पीएम थे मनमोहन सिंह, उन्होंने उस समय हमारी इकोनॉमी काफी पुअर चल रही थी, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से उसको जाना जाता 1991 में। तो ग्लोबलाइजेशन और एलपीजी क्या था, तो लाइबरलाइजेशन मतलब थोड़ा सा अपनी जो इकोनॉमी है उसमें ढीला कर देना, ग्लोबलाइजेशन एज ए वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इन्वेस्टमेंट था, उसी को प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट भी किया गया, तो वो 1991 में आया था इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से। रैपिड स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हैज रेडिकली चेंज इन द फोर्थ फेज। तो फोर्थ फेज जो हुआ 1991 में, वहां से जो डेवलपमेंट का चेंज, टोटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। नॉलेज एंड कंपटीशन आर बीइंग रिगार्डेड एज टू बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ डेवलपमेंट। और 1991 से नॉलेज और कंपटीशन मेजर डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट बन गए। तो अगर पूछा जाए कि किस फेज में नॉलेज और कंपटीशन हुआ, तो फोर्थ फेज में हुआ, 1991 में आया। नेक्स्ट, द मेन प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज with their development program is their lack of proper implementation. Development program should therefore aim at strengthening and orienting the delivery system so as to reach the people at the bottom of human pyramid. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेवलपमेंट कंट्रियों की क्या है कि वहां पे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं उनका लैक होता है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन उनका नहीं हो पाता है। डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलते हैं वो ग्रास रूट लेवल पे पहुंच नहीं पाते, यही सबसे बड़ा वीकनेस होता है किसी भी इकोनॉमिक के डेवलपमेंट प्रोग्राम के। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी अकॉर्डिंग टू निकोडस 1992 इज द सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई चेंजिंग ह्यूमन नीड्स। तो कॉन्सेप्ट सस्टेनेबिलिटी क्या होता है कि जो हमारे पास रिसोर्स होते हैं उनको किस प्रॉपर तरीके से हम लोग यूज करें कि जो ह्यूमन नीड्स है वो सेटिस्फाई हो जाए, while maintaining or enhancing the quality of environment and conserving natural resources। और इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन भी रहे और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन भी हो। इस वे में हमको जो भी हमारे रिसोर्स अवेलेबल हैं नेचुरल, उनको यूज करना है। नेक्स्ट, इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ लैंड विदाउट कंजर्वेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल स्ट्रक्चर वुड लीड अल्टीमेटली टू द बर्थ ऑफ डेजर्ट। तो आप इंटेंसिव जो कल्टीवेशन लैंड का करते हैं उनका सॉइल फर्टिलिटी को कंजर्व नहीं करते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर को आप अल्टीमेटली डिस्टर्ब कर देते हैं, तो जो हमारी सॉइल होती है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही होता है सस्टेनेबिलिटी। सिंपल से वर्ड में अगर क्वेश्चन बनता है सस्टेनेबिलिटी से, तो आपको एज ए प्रॉपर वे में जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करना है कि हम इन्वायरमेंटल को भी प्रोटेक्ट करें और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करें। यहाँ से यही निकल के आता है सस्टेनेबिलिटी से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसको हम लोग देखते हैं। द यूज ऑफ टर्म एक्सटेंशन ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड इन 1886। तो जो टर्म ओरिजिनेट हुआ था वो 1886 में इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम पे एक्सटेंशन टर्म ओरिजिनेट हुआ विद ए सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन। यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन सिस्टम में
1886 में फर्स्ट टाइम पे एक्सटेंशन टर्म ओरिजिनेट हुआ था, which was taken up first by Cambridge, Oxford University and later by other educational institutions। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 1873 में फर्स्ट टाइम पे एक्सटेंशन टर्म को एज एक्सेप्ट किया। देन हमारी ऑक्सफोर्ड आई, लंदन यूनिवर्सिटी आई, तो उन्होंने 1876 में एक्सेप्ट किया। 1878 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एज एक्सटेंशन को यूनिवर्सिटी के रूप में एक्सेप्ट किया। देन the term extension education was first used in 1873 by Cambridge University to describe this particular educational innovation. The objective of university extension was to take the educational advantage of university to ordinary people। तो ऑब्जेक्टिव जो यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन का था वो क्या था कि जो एज ए ऑर्डिनरी पीपुल है उनको एडुकेट करना। नेक्स्ट, हिस्टोरिकली एक्सटेंशन जो फर्स्ट टाइम पे एज ए यूनिवर्सिटी लेवल पे यूज किए थे वो थे हमारे जेम्स स्टुअर्ट, इसलिए उनको फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन बोला जाता है। ऑलरेडी मैंने फादर डिस्क्राइब एक दिन किया था कि फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन जेम्स स्टुअर्ट हैं। फादर ऑफ एक्सटेंशन अगर पूछा जाए तो आप जेपी लीगन्स को टिक करेंगे। फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया केएन सिंह, केदारनाथ सिंह है। एंड फादर ऑफ एक्सटेंशन इन अमेरिका तो सीमेन नैब को बोला जाता है, आल्सो फादर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन। फर्स्ट टाइम पे उन्होंने 1903 में एज ए फॉर्म डिमॉन्स्ट्रेशन किया था कॉटन पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। Next, historically, extension has meant education in agriculture, in and home economics for rural people. This education is practical, aimed at improving farm and home। तो हिस्टोरिकली जो एक्सटेंशन है वो हमारे एग्रीकल्चर और होम इकोनॉमिक्स वाले जो पीपल होते हैं रूरल, उनके साथ ही इसको एंगेज किया जाता है। और इस एजुकेशन जो स्टार्ट होती है वो प्रैक्टिकल स्टार्ट होती है, जिसका एम होता है फार्म और होम को उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंसमांजन 1957 इन्होंने एक्सटेंशन को क्या बोला था? एक्सटेंशन इज एजुकेशन एंड दैट इज पर्पस टू द चेंज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल विद हुम द वर्क डन। तो एक्सटेंशन एक टाइप की एजुकेशन है जिसका पर्पस होता है चेंज करना उनके एटीट्यूड को, उनके प्रैक्टिस को और उनके जो वर्क करने का तरीका उसमें चेंज लाना, वो इंसमांजन ने बोला था। देन लीगन्स 1961 इन्होंने क्या डिफाइन किया एक्सटेंशन को? conceptualized extension education as an applied science consisting of content derived from research, accumulated field experiences and relevant principles drawn from the behavioral sciences synthesized with useful technology into a body of philosophy, principle, content and method focused on the problem of out of school education for adult and youth। तो लीगन ने 1961 में जो डिफिनेशन दी थी उनके अकॉर्डिंग एक्सटेंशन एक अप्लाइड साइंस है जो कि कंसिस्ट करती है रिसर्च को, फील्ड एक्सपीरियंस को, जो प्रिंसिपल होते हैं वो बिहेवियरल साइंस के आते हैं एक्सटेंशन के, और इनका जो मेजर रोल होता है जो प्रॉपरली यूनिवर्सिटी को अटेंड नहीं कर पाते हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना। ये अकॉर्डिंग लीगन्स 1961 में डिफिनेशन आई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके बाद आया नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976। इनके अकॉर्डिंग क्या एक्सटेंशन की डिफिनेशन दी गई? रिफर टू एक्सटेंशन एज एन आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन and services for the member of the farm family and other directly or indirectly engaged in farm production to enable them to improve the practices in production, management, conservation and marketing। तो इनके अकॉर्डिंग एक्सटेंशन को रिफर किया था आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन और सर्विस, जो कि उनके लिए है जो कि फार्म फैमिली मतलब फार्म से रिलेटेड जो फैमिली जुड़ी उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंगेज होते हैं फार्म प्रोडक्शन में उनको, और उनको इम्प्रूव अडॉप्ट करवाती है जो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी आती है वो को उनको जो फार्म से रिलेटेड वर्क में इंगेज है। ये नेशनल कमीशन ने डिफिनेशन दिया था। नेक्स्ट, इन एडिशन टू प्रैक्टिसिंग इन फील्ड एक्सटेंशन इज फॉर्मली टॉट इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लीडिंग टूवर्ड ऑफ डिग्री। तो जो एक्सटेंशन होती है वो यूनिवर्सिटियों में एज ए डिग्री के रूप में पढ़ाया जाता है। जैसे जो भी स्टूडेंट होंगे पीजी के, मास्टर्स इन एक्सटेंशन एजुकेशन, मास्टर इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, तो डिपेंड अपॉन योर यूनिवर्सिटी दे प्रोवाइड डिफरेंट नेम से डिग्री वो लोग प्रोवाइड कराते हैं। बट एक्सटेंशन की जी है वो लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एज ए फॉर्मल वे में सब्जेक्ट रूप में पढ़ाया जाता है। रिसर्च इज आल्सो कैरिड आउट इन एक्सटेंशन, तो रिसर्च है वो भी एक्सटेंशन में किया जाता है। व्हाट इज यूनिक फॉर एक्सटेंशन इज द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ दिस डिसिप्लिन। तो इसके लिए क्या यूनिक है जो कि एक्सटेंशन को नॉलेज के रूप में अगला हम लोग डिफाइन करें तो एक डेफिनेशन निकल के आई इस कॉन्टेस्ट में,
Extension may be defined as the science of developing capability of people for sustainable improvement in their quality of life. तो इन सब रूरल कम्युनिटी के हिसाब से एक डेफिनेशन निकल के आई कि एक्सटेंशन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो एक साइंस है जो कि डेवलप करती है कैपेबिलिटी रूरल पीपुल में या पीपुल में, जो कि खुद के एक इम्प्रूवमेंट या क्वालिटी लाइफ देने में यूजफुल होता है एक्सटेंशन। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग बेसिक प्रिंसिपल। तो एक्सटेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? पीपुल हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग मतलब किसी भी इंडिविजुअल के पास पोटेंशियल होती है खुद का ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए, अनलिमिटेड होता है वो। देन सेकंड क्या था? द डेवलपमेंट में टेक प्लेस एट एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ्स इफ दे आर प्रोवाइडेड विद एडुकेट एंड अप्रोप्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटी। तो जो डेवलपमेंट होता है उनके लाइफ के किसी भी स्टेज पे किया जाता है, बस उनको एज ए एडुकेट और अप्रोप्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट थर्ड हम लोग देखते हैं। थर्ड क्या है? adults are not interested in learning only for the sake of learning. They are motivated when new learning provide opportunity for application for increased productivity and improved standard of living. तो एडल्ट जो होते हैं वो नॉर्मल सी बात है लर्निंग में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बट उनको अगर मोटिवेट किया जाए, न्यू लर्निंग के जो अपॉर्चुनिटी है उनको प्रोवाइड किया जाए, जो टीचिंग मटेरियल है न्यू ऑडियो विजुअल यूज करके हम लोग उनके अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट और नीड के बेस्ड पे जो सब्जेक्ट मैटर उसको प्रोवाइड किया जाए, कि जितनी स्टैंडर्ड है वो इजीली इंक्रीज कर सकते हैं एज ए एडल्ट पीपल का। नेक्स्ट, such learning is a continuous and should be provided on a continuous because the problem as well as the technique of production and living continuously changing. तो जो एज ए लर्निंग की कंटिन्यूस हम लोग करेंगे रूरल पीपल के नीड के अकॉर्डिंग, उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, वो कंटिन्यूस बेसिस होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यूसली उसको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? गिवन द रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल पीपल आर कैपेबल ऑफ मेकिंग ऑप्टिमल चॉइसेस फॉर देयर इंडिविजुअल एंड सोशल बेनिफिट। तो अगर आप उनको नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करा देंगे, मतलब जो भी एडल्ट पीपल हैं, तो वो कैपेबल होंगे खुद की चॉइस और इंडिविजुअल खुद की चॉइस और सोसाइटल के डेवलपमेंट या बेनिफिट की चीजें क्या है वो खुद ही उसको पॉइंट आउट कर लेंगे या फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नीड फॉर एक्सटेंशन की क्या नीड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से एक कुछ कॉन्सेप्ट बनता है नीड क्या होता है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो डिफरेंस होता है कि प्रेजेंट टाइम पे क्या एक्चुअल सिचुएशन है और क्या होना चाहिए, उसी को नीड बोलते हैं। द नीड फॉर एक्सटेंशन अराइजेस आउट ऑफ द फैक्ट दैट द कंडीशन ऑफ रूरल पीपल इन जनरल। तो नीड जो होती है वो कहाँ से निकल के आती है? जो रूरल पीपल की कंडीशन होती है उसी की बेस पे हम लोग नीड का एनालिसिस करते हैं। एंड द फार्म पीपल he got the improved, there is a gap between what is the actual situation and what ought to be desirable situation. तो जो गैप होता है एक्चुअल सिचुएशन का और क्या होना चाहिए था, उसी की जो गैप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नीड। दिस गैप हैज टू बी नैरोड डाउन बाय एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन देयर इंटरप्राइजेस एंड ब्रिंगिंग अप्रोप्रिएट चेंज इन देयर बिहेवियर। तो इस गैप को हम कैसे फिल कर सकते हैं? जो साइंस का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके उनके एंटरप्राइज पे, जिससे हम अप्रोप्रिएट जो प्रेजेंट टाइम पे बिहेवियर होना चाहिए उसको ला सकते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सुपे 1987, द रिसर्चर नाइदर हैव द टाइम नॉर दे हैव इक्विप्ड फॉर द जॉब ऑफ परस्यूडिंग द विलेजर टू अडॉप्ट साइंटिफिक मेथड। तो रिसर्चर के पास ना ही ज्यादा समय है और जो जॉब परस्यूडिंग की अपॉर्चुनिटी है विलेज में साइंटिफिक मेथड की, वो भी प्रॉब्लम है। And the ascertain from them the rural problem. Similarly, it is difficult for all the farmer to visit the research station and obtain first hand information. और ये भी संभव नहीं है कि जो फार्मर है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट को या रिसर्च स्टेशन जो है या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे वो डेली या वीकली या मंथली विजिट कर पाए और फर्स्ट हैंड नॉलेज को वहाँ से वो गेन करें, ये भी पॉसिबल नहीं है। Thus, there is a need for an agency to interpret the finding of research to the farmer, carry the problem of farmer to research for solution. This gap is filled by extension agency. तो इसलिए एक ऐसी नोडल एजेंसी को हमको बनाना है जो कि उनकी नीड को, उनके इंटरेस्ट को एनालिसिस कर सके और जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है
न्यू इनोवेशन है वो फार्मर तक पहुंचा सके, और ऐसी एजेंसी को क्या बोला जाएगा, एक्सटेंशन एजेंसी बोला जाएगा। तो इसी को नीड की डेफिनेशन दी गई थी। देन लेवल ऑफ एक्सटेंशन, हम लोग देखते हैं कौन कौन से लेवल एक्सटेंशन के। आई होप ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। एक बार आप चैट बॉक्स में राइट डाउन करके बता दीजिए कि सेशन कैसा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इज जनरली थॉट ऑफ टू लेवल। तो एक्सटेंशन के जो लेवल होते हैं वो टू लेवल होता है। पहला एक्सटेंशन एजुकेशन एंड एक्सटेंशन सर्विस। पहला होता है एक्सटेंशन एजुकेशन, सेकंड होता है हमारा है एक्सटेंशन सर्विस। एक्सटेंशन एज दीज टू लेवल आर इंटर रिलेटेड। तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन और एक्सटेंशन सर्विस है दोनों इंटर रिलेटेड हैं, बट एट द सेम टाइम मेंटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटी। और सेम टाइम पे ही दोनों के अपने अलग अलग पहचान होते हैं, अलग अलग आइडेंटिटी होती है। पहला क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है। द एक्सटेंशन एजुकेशन रोल इज जनरली परफॉर्म बाय द हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट लाइक द एग्रीकल्चरल एंड अदर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। तो एक्सटेंशन एजुकेशन का जो रोल होता है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जैसे हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गई, अदर यूनिवर्सिटी हो गई और कॉलेज हो गए, उनके थ्रू, आईसीआर इंस्टीट्यूट के थ्रू, होम साइंस कॉलेज के थ्रू, एपेक्स लेवल ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। एट द यूनिवर्सिटी लेवल एक्सटेंशन इज इंटीग्रेटेड विद टीचिंग एंड रिसर्च। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एक्सटेंशन होता है वो इंटीग्रेट होता है किसके साथ, एक टीचिंग के साथ होता है स्टाफ, एक रिसर्च के साथ होता है। while at the research institute extension is integrated with research, at the other apex level organization extension is generally integrated with training and extension and other जो इसका क्या है, ट्रेनिंग है। फर्स्ट पहला क्या हो गया, एजुकेशन हो गया, सेकंड हमारा हो गया रिसर्च हो गया, और थर्ड क्या हो गया, ट्रेनिंग हो गया। तीन लेवल पे वर्क करता है एज ए यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे। ये इसके एक्सटेंशन एजुकेशन के पार्ट। सिंपल से वर्ड में, जब एक्सटेंशन एज ए नॉलेज इनहेंसिंग में, स्किल में यूज हो रहा है, एटीट्यूड चेंज करने में यूज हो रहा है, जो हम लोगों का एक्सटेंशन एजुकेशन है, जो प्रेजेंट टाइम पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं अपने मास्टर प्रोग्राम में या जो पीएचडी वाले हैं, उन एक्सटेंशन एजुकेशन हो गया। नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन फंक्शन ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इज टू एडुकेट, ट्रेन एंड डेवलप प्रोफेशनल फॉर टीचिंग एंड रिसर्च इन एक्सटेंशन एंड फॉर एक्सटेंशन सर्विस। तो एक्सटेंशन एजुकेशन का जो फंक्शन है, इन इंस्टीट्यूट के साथ और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके लोगों को एडुकेट करना, उनको ट्रेन करना, उनको प्रोफेशनली रूप में डेवलपमेंट करना और उनको टीचिंग और रिसर्च में इंटरेस्ट लाना, ये होता है हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन का फील्ड। द फील्ड एक्सटेंशन वर्क ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली लिमिटेड टू द नेबरिंग विलेज आर ब्लॉक। तो जो एक्सटेंशन वर्क का, इंस्टीट्यूट का या ऑर्गेनाइजेशन का या स्टेशन का एक एरिया होता है, लिमिटेड एरिया होता है, जैसे वो विलेज लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे ही वर्क कर सकते हैं। इसी वजह से विच आर कंसिडर एज देयर एक्सटेंशन लेबोरेटरी। और जो उनका एरिया होता है, जहां तक उनकी लिमिटेशन होती है, उसी को क्या बोला जाता है, एक्सटेंशन लेबोरेटरी। ड्यू टू लिमिटेड एरिया देयर इज ए ओरिजिन ऑफ एक्सटेंशन सर्विस। क्योंकि जो लिमिटेड एरिया की वजह से ही यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन या रिसर्च स्टेशन एक लिमिटेड एरिया तक ही एक्सटेंशन को प्रोवाइड किया करेगा। इसी की जो लैग की कमी को फुलफिल करने के लिए हमारा एक्सटेंशन सर्विस आया। इट इज मेनली टू प्रोवाइड एजुकेशनल सर्विस टू द पीपुल अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो एक्सटेंशन सर्विस क्या है, इसमें जो प्रोवाइड किया जाता है एजुकेशनल सर्विस होती है अकॉर्डिंग टू पीपुल की नीड के हिसाब से, उनकी नीड क्या है उसी की बेस पे। फॉर इम्प्रूविंग देयर लाइफ थ्रू बेटर वर्किंग। तो उनके लाइफ को हम कैसे इंप्रूव करेंगे, एक अच्छे वर्क से। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन सर्विस इज विद द स्टेट गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया कि एक्सटेंशन सर्विस की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। कोई भी स्टेट हो, जो एक्सटेंशन सर्विस की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक्सटेंशन स्टेट गवर्नमेंट की होती है। इसे आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, और 2 टाइम से एग्जाम में पूछा भी गया है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं मैं ऑलरेडी डिस्कस कर देता हूँ, तो आप उसको अगर अपनी नोटबुक लेके बैठा करिए, उस पर नोट कर लिए करिए। द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी, फॉरेस्ट्री, फार्मर एंड रूरल पीपुल ओवर द इंटायर स्टेट। तो सबके साथ मिलकर करता है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वर्क के साथ, हॉर्टिकल्चर के साथ, एनिमल हस्बेंड्री के साथ, वेटनरी, फॉरेस्ट्री, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं सबके साथ मिलकर ये वर्क करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द डिपार्टमेंट मेंटेन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द रिलेवेंट यूनिवर्सिटी and research institute for obtaining appropriate technology and methodology for extension work and for providing them to feedback information from the field for research। तो सब डिपार्टमेंट के साथ मिलकर वर्क करता है और जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको उनके तक पहुंचाता है। नेक्स्ट,
द एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज लोकेशन स्पेसिफिक। तो जो डिपार्टमेंट होता है एक्सटेंशन का, वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो लोकेशन स्पेसिफिक पे प्रोवाइड कराता है, कि जिस हिसाब से लोकेशन है उसी लोकेशन के हिसाब से या क्या वहाँ की डिमांड है उसी के बेस पे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है। जैसे इनपुट इंटेंसिव एंड टारगेट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, जो कि इनपुट इंटेंसिव होता है, इनपुट प्रोवाइड कराता है, टारगेट होता है और रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। The extension service work in close coordination with other development department। एक्सटेंशन सर्विस का जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो अदर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनके साथ मिलके वर्क होता है। इनपुट सप्लाई एजेंसीज, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, जैसे इनपुट सप्लाई की जो एजेंसी है, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक हो गए डिफरेंट, उनके साथ मिलकर वर्क करता है। वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड पंचायत, जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन और पंचायत उनके साथ मिलकर वर्क करता है। द एक्सटेंशन सर्विस हैज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडुकेटिंग एंड ट्रेनिंग द फार्मर। तो इसका जो मेन सर्विस है वो फार्मर को एजुकेट करना और उनको ट्रेनिंग देना है। फार्मर को, फार्म वुमेन को, रूरल यूथ को और विलेज लीडर ऑफ द स्टेट, जो विलेज लेवल पे लीडर होते हैं उनको। फॉर द पर्पज दे टेक द हेल्प फॉर यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसके लिए जो हेल्प वो कहाँ से लेते हैं? यूनिवर्सिटी से लेते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेते हैं और जो डिफरेंट एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां से। टू मोर ट्रेंड इन एक्सटेंशन सर्विस आर गेनिंग ग्राउंड इन इंडिया। तो प्रेजेंट टाइम पे दो जो सर्विस होते हैं वर्क करते हैं एज ए ग्राउंड लेवल पे। पहला क्या होता है? दीज आर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन थ्रू क्लोजर कोऑर्डिनेशन विद पंचायत। तो पहला जो होता है वो डिसेंट्रलाइज होता है, जो क्लोजर कोऑर्डिनेट होता है, मतलब किसके साथ मिलकर वर्क करता है? पंचायत के साथ। वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। तो ये गवर्नमेंट के थ्रू एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है। एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन थ्रू इनकी इंक्रीज्ड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो सिंपल से वर्ड में एक्सटेंशन सर्विस टू टाइप से प्रोवाइड की जाती है, एक स्टेट गवर्नमेंट या डिसेंट्रलाइज्ड वे में गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, एक होता प्राइवेट। कुछ प्राइवेट एजेंसियां हैं जो कि एक्सटेंशन सर्विस को प्रोवाइड कराती हैं, इन मतलब कुछ चार्ज लेके वो प्रोवाइड कराती हैं। सो गाइज आई थिंक, आई होप हम लोग एंड करें सेशन। कल वाले सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे फिलोसफी ऑफ एक्सटेंशन, फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस को कवर करेंगे। आई होप सेशन काफी हेल्पफुल होगा जो भी स्टूडेंट हमसे कनेक्टेड थे। ओके, एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।